कर्नाटका के चुनाव को कैसे देखते हैं आज? क्या लगता है आपको वहां पर स्थिति क्या है? कितनी सीटें देते हैं आप? ये सवाल मैं हर बार आपसे पहले पूछता हूं। देखिए, मैं कर्नाटक 9 दिन लगाया हूं की घोषणा की पहले आज ही हुई है और करीब करीब कर्नाटक के जो 5 क्षेत्र है, मुंबई कर्नाटक, कल्याण कर्नाटक, मैसूर, बेंगलुरु, इस तरह के जो 5 क्षेत्र है, 5 क्षेत्र में मैं जाकर आया हूं और 9 दिन तक डिटेल दौरा किया है। मैं आपको पक्का असेसमेंट कर रहा हूं कि हम निश्चित रूप से हाफ मार्क से काफी आगे रहेंगे। पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। 1985 में रामकृष्ण हेगड़े जी के बाद कभी रिपीट नहीं हुई है सरकार, इसके बाद भी आपको इतना भरोसा है? 30 साल के बाद 30 साल तक कभी भी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं आई थी। कई सालों से पूर्ण बहुमत की सरकार रिपीट भी नहीं हुई थी। 77 के बाद ये दोनों मोदी जी के समय में हुआ, ये भी हो जाएगा, आप चिंता मत करिए। एक अजीब सी चीज देखी कर्नाटका में, मुख्यमंत्री बोमई हैं और चेहरा येडियुरप्पा। प्रधानमंत्री ने भी उनका हाथ पकड़ा और उनका जो है उनको प्रोत्साहन दिया जब वो गए थे वहां पे। तो इसको आप कैसे देखते हैं? किसके चेहरे के अंडर चुनाव लड़ रहे हैं? क्या बोमई वापस अगर आप जीते? पहले एक बात समझ लीजिए, येदियुरप्पा जी हमारे वरिष्ठ नेता है, केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर है, चुनाव समिति के मेंबर हैं और भारतीय जनता पार्टी ने उनकी वरिष्ठता को कभी क्वेश्चन नहीं किया। हम ऐसी पार्टी नहीं है कि जो पावर पर नहीं है उसको दरकिनार कर देते हैं। हमारे यहां जो वरिष्ठ नेता होते हैं उनका सम्मान पावर में हो या न हो, सम्मान होता है। और आज भी मैं कह रहा हूं सबके सामने कि येदियुरप्पा जी बहुत बड़े आकर्षण के साथ स्टार कैंपेनर की भूमिका कर्नाटक के अंदर निभाएंगे और उन्होंने वो कर्नाटक असेंबली में भी स्पष्ट कर दिया है। जी। तो अगर जीत कर वापस आएंगे तो बोमई जी वापस मुख्यमंत्री बनेंगे? देखिए, वो तो पार्टी तय करेगी। अभी पार्टी में इस प्रकार की कोई चर्चा नहीं हुई है, पर बोमई जी हमारे मुख्यमंत्री है, बहुत अच्छा काम किया है और अच्छे से चला रहे हैं। और येदियुरप्पा जी और बोमई के कालखंड के अंदर जो कुछ भी कर्नाटक में डेवलपमेंट के काम हुए, इसके आधार पर हम फिर से निश्चित रूप से चुनकर आएंगे। और कर्नाटक की जनता डबल इंजन सरकार चाहती है। मोदी जी की योजनाओं को, मोदी जी के कार्यक्रमों को और मोदी जी के विजन को नीचे इंप्लीमेंट करे, इस प्रकार की समान विचार सरणी वाली सरकार कर्नाटक की जनता चाहती है और परिणाम भी इसी प्रकार के आएंगे। जेडीएस ने करीब 150 लोगों की लिस्ट जारी कर दी है, कांग्रेस ने भी करीब 125 कैंडिडेट घोषित कर दिए हैं। आप लोगों ने अभी तक कोई लिस्ट जारी नहीं की, तो कहीं ना कहीं कोई चौंकाने वाली कोई नहीं, चौंकाने वाला कुछ नहीं होता। हमारे यहाँ एक पद्धति तय है, जिले को सुनते हैं, फिर प्रदेश में इस पर चर्चा होता है, फिर यहां पर आता है और केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड निर्णय करता है। वहां परिवारों को सुनना है, 5 परिवार इकट्ठा बैठ जाते और जेडीएस में भी नहीं बैठना, एक ही परिवार बैठ जाए तो सारे फैसले हो जाते देवगौड़ा जी का। और यहाँ 3-4 परिवार बैठ जाए तो फैसला, तो उनके लिए बड़ा सरल है। हमारे यहाँ लाखों कार्यकर्ताओं से चरणबद्ध चर्चा करनी होती है तो थोड़ी देर लगती है भैया, हम थोड़े स्लो भी है। जेडीएस की बात करें तो लोगों का यह भी कहना है कि जेडीएस जो है वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, फिर से एक बार आप स्टडी करें बगैर का सवाल कर रहे हैं। गत चुनाव में हम सबसे ज्यादा सीटों के साथ 1 नंबर की पार्टी बने थे। हमारी 104 सीटें थी, जेडीएस की 34 सीटें थी और फिर जेडीएस कांग्रेस की गोदी में सत्ता के लिए बैठ गई और दोनों ने सरकार बनाई। अब बताइए जेडीएस किसकी बी टीम है? जरा बताइए ना जनता को। तो आपकी कोई बातचीत नहीं चल रही है? आपकी कोई बातचीत नहीं चल रही है? नहीं, हमारी कोई बातचीत। हम हर सीट पर लड़ेंगे, पूर्ण बहुमत के लिए लड़ेंगे और मोदी जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत आएगा, इसका मुझे पूर्ण भरोसा है। किसी से बातचीत का सवाल ही पैदा नहीं हो। कोई भी हालत में अगर जरूरत पड़ी तो भी उनके संग गठबंधन नहीं करेंगे? गठबंधन नहीं करेंगे चाहे कुछ भी, अगर मान लीजिए कम भी पड़ जाए? गठबंधन का सवाल ही नहीं है, किसी के साथ गठबंधन करने की जरूरत नहीं है। पोस्ट पोल भी नहीं, पूर्ण बहुमत प्राप्त करने जा रहे हैं और विश्वास के साथ हम मैदान में उतरे। विधानसभा के चुनाव की घोषणा से पहले
आपकी पार्टी ने जो 4% रिजर्वेशन मुस्लिम्स के लिए था उसको आपने 2-2% जो है लिंगायत और वोकालिगा उसके लिए उसमें बांट दिया। ऑपोजिशन का कहना यह है कि ये पोलराइजेशन की आपकी एक स्ट्रैटेजी है, इसको कैसे देखते हैं आप, क्या मानते हैं? देखिए, मैं मानता हूं ये करने में थोड़ी देर हो गई है, क्योंकि धर्म के आधार पर आरक्षण संविधान सम्मत नहीं है, ये गैर संवैधानिक है। किसी भी प्रकार का आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं होता है। जो कांग्रेस की कर्नाटक सरकार ने पोलराइजेशन के लिए किया था उसको हमने करेक्ट किया है, और मैं मानता हूं ये करने में थोड़ी देर हो गई। अमित जी आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आने वाले 2024 के चुनाव पर चर्चा करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कुछ ही दिनों पहले एक ऑपोजिशन को बड़ी चुनौती दी है। उन्होंने कहा है कि यहाँ पे भ्रष्टाचारी बचाओ आंदोलन चल रहा है। तो क्या ये समझे कि 2024 में मोदी वर्सेस द रेस्ट होगा, पूरा ऑपोजिशन एक तरफ, मोदी जी एक तरफ? कैसे देखते हैं आप इसको? क्या आप 300 का आंकड़ा 2024 में पार कर पाएंगे? पहले मोदी वर्सेस रेस्ट को मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं, शायद मैं न समझा पाऊं मगर जनता समझ पाएगी। अब मैं 3 पार्टियों के नाम बोलता हूं, श्रीमान चंद्रशेखर राव, ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस। ये चारों पार्टियां अगर मोदी वर्सेस रेस्ट के फॉर्मूला के साथ आती है तो चंद्रशेखर राव जी की एक सभा अगर यूपी में रखते हैं तो क्या फर्क पड़ जाएगा यूपी में, और ममता बनर्जी की सभा तेलंगाना में रखते हैं तो क्या फर्क पड़ जाएगा, और यादव साहब की सभा अगर बंगाल में रख देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। ये सब अपने अपने राज्य में हमारे सामने ही लड़ रहे हैं, और लड़ाई इसी तरह से होनी है। एकता आपकी टीआरपी बढ़ाने के लिए है, आपको उन लोगों का धन्यवाद करना चाहिए। एकता का कोई मतलब ही नहीं है, कोई एक दूसरे को ना नेता मानता है ना एक दूसरे के लिए एक सीट छोड़ने को तैयार है। चलिए मैं मानूं कि टीआरएस तेलंगाना में 5 सीटें ममता जी को दे दे तो एक लड़ाई हुई भाई, और समाजवादी पार्टी भी 5 सीट वहां दे दे और ममता जी बंगाल में 5-5 सीटें दोनों को दे दे, तब तो एक हुए। मगर सब अपनी अपनी लड़ाई भाजपा के सामने लड़ेंगे और क्या हम सब एक है, क्या एक है भाई? नहीं, तब तो आपके लिए बहुत अच्छा है। मगर मान लीजिए उत्तर प्रदेश में एक सीट पर एक ही कैंडिडेट हो, जो जॉइंट कैंडिडेट हो सबका, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस का, तब कैसे लड़ाई? ना बहुजन समाजवादी पार्टी ऐसा कहती है ना समाजवादी पार्टी ऐसा कहती है, वो अलायंस करते हैं बंगाल